नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपभ्रंश साहित्य। इसके पहले जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जा कर के उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। और स्वयंभू को और क्या कहा जाता है? उन्हें अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। किसका? जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला है पौमचर्यु, दूसरा है ऋठिणेमिचर्यु तथा तीसरा है स्वयंभू छंद। देखिए, इनके जो तीनों ग्रंथ हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए, पौमचर्यु, ऋठिणेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। आगे आता है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास स्वयंभू को। देखिए, मैंने यहाँ पर जितनी भी लाइन आपको पढ़ाई है स्वयंभू के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप लोग इसे बार बार पढ़ लीजिएगा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। क्या कहा है? अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। देखिए, स्वयंभू का जो पौमचर्यु था ग्रंथ उनका, वह उन्होंने पूरा नहीं लिखा था, तो उसे बाद में पूरा किसने किया? उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो स्वयंभू को माना है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में? कि ये जो पुष्य हैं, जिनको हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, ये संभवतः अपभ्रंश के वही प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत हैं। ठीक है, जिनका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में यानी कि 10वीं शती में हुआ। देखिए, यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इनका समय अलग अलग बताया है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास था। आचार्य हजारी प्रसाद इन्हें 9वीं शती के आसपास मानते हैं। और जो सर्वमान्य यानी कि ज़्यादातर लोगों की जो धारणा है, वो पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि लगभग 10वीं सदी में बताते हैं। ठीक है, पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, न्यायकुमारचर्यु और तीसरा है जसहरचर्यु। क्या क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा है न्यायकुमारचर्यु और तीसरा है जसहरचर्यु। आगे आता है, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसका एक और नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार का तो उसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है।
अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। देखिए ये सब नेट के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछता भी है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्यदंत को कहा जाता है। भाखा की जड़ किस कवि को कहा गया है, तो पुष्य कवि को कहा है। और किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है पुष्य कवि को भाखा की जड़। और पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नालंकार, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। यानी कि पुष्यदंत ने स्वयं को क्या क्या कहा है, अभिमान मेरु कहा है, काव्य रत्नाकर बोला है और कवि कुल तिलक बोला है। ये उपाधियां जो इन्होंने खुद को दी थी, ये भी आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। है हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। किसने माने हैं, हरिशेर ने अपनी उनकी जो रचना थी धम्म परीक्षा, उसमें अपभ्रंश के सिर्फ 3 कवि माने हैं। कौन कौन से, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत को। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसे कहा है, चतुर्मुख को क्या कहा गया है, पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि माना है स्वयंभू ने। पद्धरि 16 मात्रा का मातृ छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। किसे उपाधि दी, धनपाल को वाक्यपतिराज मुंज ने, ठीक है, उन्होंने किसकी उपाधि दी थी, सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। किसकी रचना, भविष्यत कहा की रचना की धनपाल ने। 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, उपदेश रसायन रास को। और इसकी रचना किसने की, जिन दत्त सूरि ने। और समय क्या था, 1114 ईस्वी। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है, तो उपदेश रसायन रास। और इसके रचनाकार कौन है, जिन दत्त सूरि। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। ये जो रास काव्य परंपरा को पहली बार हिंदी में किसने परिवर्तन किया था, तो श्री शालिभद्र सूरि ने। उनकी रचना का क्या नाम था, भरतेश्वर बाहुबली रास। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। क्या है, रासलीला काव्य है और इसमें 80 पद्य दिए गए हैं। यह एक नृत्य गीत है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। पहला धर्मेतर यानी कि हिंदू से अलग, यानी कि यहाँ देखिए आगे दिया है कि देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यानी कि देसी भाषा में लिखा गया वो संदेश रासक पहली ऐसी रचना है जो देसी भाषा में किसी मुसलमान ने लिखी है। ठीक है, और वे कौन थे, अब्दुल रहमान थे। ये इनकी जो ये रचना है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। संदेश रासक किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है, संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन, जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कौन है, ये सवाल बन सकता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है, तो मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। कौन मानते हैं, डॉक्टर हीरालाल।
मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। पाहुड़ दोहा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। पहला है परमात्म प्रकाश और दूसरा है योग सार। ये नेट के पेपर में पूछा जाता है जोइंदू की रचना, ठीक है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। पहला परमात्म प्रकाश और दूसरा है योग सार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। और वो कौन कौन से कवि हैं? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शारंगधर एवं जोधराज। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से लेकर के 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल 9 कवियों को शामिल किया और मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को स्थान दिया है। और ये 19 कवि कौन कौन से हैं? चलिए आगे देखते हैं। पुष्य या पुंड, इनकी रचना अज्ञात है। इनकी रचना के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और इनका समय था 770 विक्रम संवत। अगले आते हैं अज्ञात कवि। ये अज्ञात कवि, इनका अज्ञात नाम है, ठीक है। और इनकी रचना है खुमान रासो। इनका समय है 890 विक्रम संवत। आगे आते हैं नंद कवि। इनकी भी रचना अज्ञात है, 1137 विक्रम संवत। मसऊद, इनकी रचना का भी पता नहीं है। इनका समय है 1180 विक्रम संवत। कुतुब अली, इनकी भी रचना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है और इनका भी समय 1180 विक्रम संवत है। देखिए, मसूद और कुतुब अली, इन दोनों की रचना के बारे में जानकारी नहीं है और इन दोनों का समय सेम है, 1180 विक्रम संवत। साइदान चारण, इनकी रचना है संवत्सार और समय क्या है? 1191 विक्रम संवत। अकरम फैज, इनका रचना है वर्तमान और समय है 1205 से लेकर के 58 विक्रम संवत। चंद, इनकी रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये चंद है, चंद बरदाई इनका पूरा नाम, ठीक है। चंद बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। समय है 1225 से लेकर 49 विक्रम संवत। जगनिक, इनकी रचना का क्या नाम है? आल्हा। इनके समय का ज्ञान नहीं है। केदार कवि, इनकी रचना और इनका समय दोनों भी यहाँ पर ज्ञात नहीं है। वारदर वेड़ी, इनकी भी रचना अज्ञात है। समय 1225 विक्रम संवत। अगले आते हैं जल्हन यानी कि जल्हड़ कवि, ठीक है। फिर अगले आते हैं भूपति। भागवत दशम स्कंद भाषा, समय है 1344 विक्रम संवत। नरपति नाल, इनकी रचना है विसल देव रासो। समय है 1354 विक्रम संवत। आगे आते हैं नल सिंह विजयपाल रासो, 1355 विक्रम संवत। शारंगधर हमीर काव्य, 1357 विक्रम संवत। अमीर खुसरो, इनकी रचना के बारे में नहीं दिया है। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी, 1385 विक्रम संवत। अगले आते हैं गोरखनाथ, इनकी 40 ग्रंथ बताए गए हैं और 1407 इनका समय है विक्रम संवत, 1407 विक्रम संवत। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। कितने आदिकालीन रचनाओं को कितने भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 2 भागों में। पहला है अपभ्रंश में और दूसरा है देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा में, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। कितनी रचनाओं को स्थान दिया है? तो 12 रचनाओं को। कौन कौन से हैं? चलिए आगे देखते हैं। पहला है अपभ्रंश की रचनाएं, जिसमें आते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं जो हैं ये अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आचार्य शुक्ल मानते हैं इसको, ठीक है। फिर अगला आता है देश भाषा काव्य की रचनाएं।
इसमें है खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जो कि आल्हा का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को? 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए इनका जो ये व्याकरण वाला ग्रंथ था इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम था हेमचंद की रचना का? तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। देखिए इसमें से योग शास्त्र और छंदोनुशासन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो हेमचंद्र की जो रचनाएं हैं ना, पुस्तकें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। ठीक है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हेमचंद्र को क्या? प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। ठीक है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की। किसकी? द्वैश्रय काव्य नाम है इसका। और किसके लिए इसकी रचना की थी इन्होंने? अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए। और हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। ठीक है। गद्य पद्य यानी कि गद्य और पद्य मिश्रित उन्होंने संस्कृत और प्राकृत काव्य लिखा। उसका नाम था कुमारपाल प्रतिबोध। और रचनाकार कौन थे? सोमप्रभ सूरी। और समय क्या था? 1241 विक्रम संवत। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है। इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। देखिए क्यों कहा जाने लगा अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या? तो ये जो इन्होंने रचना की है ना प्रबंध चिंतामणि की, इसमें दूहा विद्या में विवाद करने के लिए 2 चारणों की कथा आई है, इसीलिए इसका नाम आगे से दूहा विद्या भी पड़ गया। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। किन किन छंदों की? प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। क्या इसका दूसरा नाम क्या है प्राकृत पैंगलम का? तो प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की।
जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। किसका? हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की किसके छंदों के आधार पर? तो प्राकृत पेंगलम के, ठीक है। और इसका रचनाकार उन्होंने सारंगधर को बताया है। राहो सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। किसका? हम्मीर रासो का, ठीक है। आचार्य शुक्ल इसके रचनाकार सारंगधर को बताते हैं और राहो सांकृत्यायन जज्जल नामक कवि को बताते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। किसका विकृत रूप है? यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है हम्मीर का। तो अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि ये इनका कहने का मतलब है कि ये जो हम्मीर शब्द है या किसी व्यक्ति या पात्र का न होकर के एक विशेषण का रूप है, यानी कि इसकी विशेषता किसी के बारे में बताई गई है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। क्या है? जो सारंगधर पद्धति लिखी गई किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है, लेकिन उसके बीच बीच में उन्होंने देश भाषा का भी प्रयोग किया है। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। क्या है? चलिए पढ़ते हैं इसको आगे। नूनम बादलम छाई खे पसरे निःश्राण शब्दः खरा शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़म हसीनों एवं भड़ंत्युत भटा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जह शरणम श्री मल्लदेवम विभुवम, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। किसके प्रयोक्ता हैं कुंडलिया छंद के? तो सारंगधर हैं। और यह किसका अनुमान है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो दोस्तों आज की टॉपिक हम लोग की यहीं पर समाप्त होती है और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। और क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।